नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। राहुल गांधी जब जब विदेश दौरे पर होते हैं, मोदी सरकार और संघ को लेकर कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जिनसे भारत में राजनीति गर्मा जाती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के आए नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी मोदी सरकार और संघ पर लगातार आक्रामक हैं। बड़ी बात यह है कि जब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी 3 महीने हुए हैं, इस दौरान सरकार को 5 बड़े फैसलों पर फिर से विचार करने को मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में राहुल गांधी के हौसले बुलंदी पर हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास में अपनी पूर्ववर्ती यात्राओं की तरह यहां भी बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया। राहुल गांधी ने बीजेपी से जनता का डर समाप्त हो गया है, ये भारत के लोगों की उपलब्धि है, जिन्होंने बताया कि हम भारत के संविधान पर किसी हमले को स्वीकार नहीं करेंगे। जाहिर है इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी को कड़वी लगी, लेकिन राहुल के भाषण के पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी का परिचय इस तरह कराया था कि वो पप्पू नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लपक लिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया और एक्स पर लिखा कि कल्पना कीजिए कि कोई राहुल गांधी का परिचय इस तरह से करा रहा हो कि वो पप्पू नहीं है, और सैम पित्रोदा ने ये कर दिखाया है। भाजपा की ओर से इन यात्राओं पर तीखी प्रतिक्रियाएं ये संकेत देती हैं कि पार्टी राहुल की विदेश यात्राओं से किस तरह महसूस करती है। लेकिन ये भी सत्य है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विरोध में कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी होती है। हालांकि राहुल की यात्राओं से बीजेपी को फायदा भी होता है। पार्टी को कुछ हफ्तों के लिए मसाला मिल जाता है, जिससे पार्टी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी को राष्ट्र विरोधी करार देने का काम करती है। सवाल उठता है कि राहुल की विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी इतनी आक्रामक क्यों हो जाती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे स्वदेश एजेंडा में चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी विदेश दौरे पर हों और देश में चर्चा ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। राहुल जब जब विदेश दौरे पर होते हैं, उनके निशाने पर मोदी सरकार और संघ होता ही है, और यही बड़ी वजह है कि राहुल के विदेश दौरे और उनके बयानों पर भारत में राजनीति गर्मा ही जाती है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उनके संबोधन में एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और संघ निशाने पर है। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर बात की, तो वहीं पीएम मोदी और संघ को भी निशाने पर लिया। राहुल ने प्रवासी भारतीयों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के नतीजे आने के कुछ मिनट के अंदर ही लोगों के मन से बीजेपी और पीएम मोदी का डर खत्म हो गया है। ये भारत के लोगों की उपलब्धि है। लोगों ने संविधान पर हमले को स्वीकार नहीं किया। राहुल ने कहा कि आरएसएस ये मानती है कि भारत एक विचार है, जबकि कांग्रेस का मानना है कि भारत कई विचारों से मिलकर बना है। उनका मानना है कि सभी लोगों के विचारों को उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या फिर इतिहास की परवाह किए बिना जगह दी जानी चाहिए। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. राहुल गांधी ने दावा किया है कि चुनाव के दौरान लाखों लोगों ने इस बात को समझा कि पीएम मोदी भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान आधुनिक भारत की बुनियाद है। People understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India, fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result,
nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack on our religion. We are not going to accept an attack. कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा, राहुल गांधी अब पप्पू नहीं हैं, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। Rahul Gandhi has a different agenda. His agenda is more focused on something that we have been trying to address for a long time but have not been able to quite address well. And that is inclusion, celebration of diversity. Lot of people from Dallas came to me. Ambedkar people came, Dalits came to me, Muslims came to me, Christians came to me, hoping that we will all work together. And Mr. Gandhi, Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well-read. He is a strategist with deep thinking on any subject. And sometimes it is not very easy to understand him. लेकिन भाजपा राहुल के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। भाजपा नेता हमेशा से कहते आए हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं। अब राहुल के बयान के बाद भाजपा एक बार फिर एक सुर में राहुल और कांग्रेस पर हमलावर है। सैम पित्रोदा, हम तो एलओपी समझते हैं, लेकिन जो भारत को गाली विदेश में जाके दे, मेक इन इंडिया को गाली दे, बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग को गाली दे, वो देश का दुश्मन होगा, वो देश का एलओपी नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है, वो अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देखें। बड़ा अंतर है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है, और लगातार रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार हमने दिया है, स्वरोजगार के अवसर दिए हैं और आगे भी देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। को अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब विदेशी धरती से राहुल गांधी ने मोदी सरकार और संघ को आड़े हाथों लिया हो, लेकिन लोकसभा नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनका ये पहला विदेश दौरा है और विदेश में उनके मोदी सरकार को लेकर दिए बयान से एक बार फिर देश में घमासान मच गया है। हालांकि अभी राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या क्या निकल कर आता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका के 1 दिन तो हुआ, 2 दिन बाकी है, लेकिन ये बात सच है, जब जब जाते हैं कोई ना कोई ऐसी बात जरूर वहां से निकल कर आती है कि देश में हलचल जरूर पैदा होती है। देखिए, एक बात और है, सियासी रूप से ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि वो मानेंगे नहीं बोलने से, और यहाँ बीजेपी उनको छोड़ेगी नहीं उसको उस पूरे मुद्दे को लपक लेने से। अब इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जाहिर तौर पर वो जो बात उन्होंने कही वो किस परिप्रेक्ष्य में वहां पर कही है, वो बताने की क्या कोशिश कर रहे थे, एक्चुअल लोकसभा के दौरान क्या हुआ था, वो तमाम बातें तो आई ही है सामने। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा, बहुत सीधी लैंग्वेज में वो कह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति हुई है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो आपत्ति इसलिए भी हुई है कि जब जब राहुल गांधी विदेश में जाके बीजेपी और आरएसएस का नाम लेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को होनी ही है, और एक उनकी वो जो टीस है वो अलग तरीके से निकल कर आती है, जो निकलती हुई दिख रही है। अभी तो पहला ही दिन है, अभी 2 दिन में ना जाने और कौन कौन सी बात
बात वहां से निकलकर आएगी जिस पर और भूचाल आ सकता है। खैर, फिलहाल इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं उचित शर्मा। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले राजकुमार जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल राखी जी, आ रही है आवाज? हाँ, ठीक है। राजकुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। राहुल गांधी के बयान के क्या मायने निकाले जाएं और माने जाएं, क्योंकि बीजेपी को जो मानना समझना था वो अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। पहला सवाल मेरा यही है कि उनके बयान के क्या मायने हैं? क्या वहां जाकर आरएसएस या बीजेपी के लिए बोलना जरूरी है? देखिए, बिल्कुल सही है, देश की बात यदि आप विदेश में कर रहे हैं तो आपके पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमेशा सियासी रूप से ऐसी बात क्यों छेड़ देते हैं जिसके लिए यहां हलचल होती है? और सीधी सीधी बात, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि राहुल गांधी जब जब जाते हैं वो इस तरह की बातें वहां करते हैं सरकार को लेकर कि देश का अपमान है। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी तकलीफ है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में है तो क्यों है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-15 साल से इस बात का प्रयास लगातार कर रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत कर दें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कन, प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी बहुत बड़े हिंदुस्तान के लीडर नहीं बने। लेकिन हुआ क्या कि भारत जोड़ो 2 सफल यात्राएं राहुल गांधी जी ने की। हिंदुस्तान की जनता ने राहुल गांधी जी को प्यार किया, आदर किया, सम्मान किया और आज इनको प्रतिपक्ष का नेता बनाया। अब ये बातें भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस हिंदुस्तान से गायब हो जाए, केवल रहे तो केवल 2 नेता रहे हिंदुस्तान के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं चाहती है कि पन्ना प्रमुख रहे। भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। और भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं चाहती कि आरएसएस की चले। और इसीलिए 2014 में मोदी सरकार थी, 2019 में मोदी सरकार थी और 2024 के अंदर राहुल गांधी जी की मेहनत है कि इस बार एनडीए सरकार है। पन्ना प्रमुख नाराज, वरिष्ठ नेता नाराज, आरएसएस नाराज, पूरा देश नाराज। पर आप देख रहे हैं कि 2024 का जो चेहरा है, मुरझाया हुआ चेहरा है। जो 14 में कॉन्फिडेंस था चेहरे पे, जो 19 में कॉन्फिडेंस था, वो 2024 में कॉन्फिडेंस नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी मायूस है। अब राहुल गांधी की सफलता भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पाती है। कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही थी कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस युक्त खुद हो गई। 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नया नाम हुआ है, बीजेपी का नया नाम था भारी जोड़ो पार्टी। जितने नेताओं को तोड़ तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा सकते हो करा लो। इन्होंने प्रकोष्ठ तक बना लिए थे। अब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, राहुल गांधी की डिमांड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हिंदुस्तान के जो नौजवान विदेशों में रहते हैं राहुल गांधी से बार बार प्रश्न पूछते हैं। अगर राहुल गांधी गरीब की बात उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? अगर राहुल गांधी जी हमारे जो उद्योगपति हैं, जो सारे के सारे उद्योगपति हैं, उन 2-4 उद्योगपतियों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी विशेष मित्रता का भाव रखती है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। राजकुमार जी, चलिए मैं आपकी सारी बातों को मान भी लूं। राजकुमार जी, एक मिनट सुनिए। यदि मैं आपकी सारी बातों को चलिए मान भी लूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि विदेश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी छवि किस तरीके की है? तो यदि वो खुद जाके इस तरह की बातें उनके लिए बोलेंगे तो कोई क्या सोचेगा भारत देश के बारे में? ये भी तो सोचिए। मैं सारी बातों को आपकी एग्री करती हूँ, ठीक है, सियासी रूप से भी बोल रहे हैं, नेता विपक्ष है, प्रतिपक्ष है, ठीक है, लेकिन आप दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर को भी तो रख के देखिए, उनकी क्या लोकप्रियता है विदेशों में, और वो जब जाते हैं तो उनकी क्या अप्रोच रहती है। तो फिर यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है ना। ठीक है, उन्होंने प्रोडक्शन की बात करी, गरीबी की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, जो है सो है, उसके रीजन क्या है, क्या दे रहे हैं, वो भी ठीक है, जेन्युइनली वहां बात हुई है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। राखी जी, तकलीफ इसलिए होती है, देश के प्रधानमंत्री जी को नीचा इसलिए देखना पड़ता है कि हिंदुस्तान के अंदर तो वो मुस्लिम्स का विरोध करते हैं, पर्टिकुलर एक धर्म का बहुत भारी विरोध करते हैं, और जब विदेशों में जाते हैं तो मस्जिद में जाते हैं। अब राहुल गांधी अगर उनकी बात को सच्चाई बताते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। आरएसएस के बारे में राहुल गांधी अगर सही चित्रण करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का सही परिचय अगर राहुल गांधी दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है? हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश में सभी जाति, सभी धर्मों का
सम्मान हो, सभी राज्यों का, सभी भाषाओं का सम्मान हो। और वो बात अगर राहुल गांधी बार बार उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान में चाहती है, जो राहुल गांधी लगातार नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये नहीं है कि वो सड़कों पे चले हैं। राहुल गांधी आम व्यक्ति से जुड़े हैं और लगातार सड़कों पर रह करके उन्होंने आम व्यक्ति की तकलीफ सुनी है। अब आप बताइए, ठीक है किसानों के राजकुमार मुद्दे जी, पे राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, राजकुमार जी तो भारतीय एक जनता मिनट, पार्टी ठीक है, को बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी, 1 मिनट रुकिएगा। प्रदीप जी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। मेरी मिल रही है आपको आवाज? हाँ, राखी आपकी जी, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। प्रदीप जी, क्या राहुल गांधी जब जब जाते हैं वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे कर देते हैं, ये बात तो भी मैं उनसे पूछ ही रही थी, और लोग भी अपनी राय यहाँ पर रखेंगे कि आखिरकार उनके बयानों के मायने क्या होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उसको लपक लेती है। आप लोग मत जवाब दीजिए ना, यदि ऐसा कुछ लग रहा है तो आप लोग भी कहीं से कम नहीं पड़ते हैं। राखी जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल, आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं और एक स्पेशल धन्यवाद देता हूं। आज जो है मैं आया हुआ था, मैं कॉफी पी रहा था, जब कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे तो पता नहीं कहां से मेरी कॉफी में इतना जबरदस्त स्वाद बढ़ गया कि मैं उसके, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास ऐसे सिनोनिम्स नहीं है, ऐसे शब्दों का शब्दकोश आज कम पड़ गया है कि मैं उस कॉफी की तारीफ कर सकूं। सबसे पहले पूछना चाहूंगा, शर्मा जी पहले भाजपा में थे, दल बदल करके कांग्रेस में चले गए टिकट न मिलने के कारण, तो कोई बात नहीं है, हमारे भारतवासी कांग्रेसी हैं तो क्या हुआ, कोई दुश्मन थोड़े ही है। अब आते हैं, मैं क्रमवार सारी बातें बताता चलता हूँ। आपने बड़ी शब्दों की मर्यादा, सर आप 7 जन्मों तक निभाइए, मेरी ऐसी महादेव से प्रार्थना है कि आप 7 जन्म पार्टी को निभाते रहें, उसकी सेवा करते रहें। तो राखी जी, मैं आता हूं मुद्दे पे। तो आज अगर देखिए राहुल जी की बात हो रही है तो मेरा ना दूध भात होना चाहिए। दूध भात का मतलब होता है कि अंडर 12 वाला जो टूर्नामेंट होता है ना, उसमें बच्चे खेलते हैं। तो राहुल जी अगर अभी तक युवा हैं तो मैं तो अभी बच्चा हूं, तो आज जो है मैं बच्चे की तरह से जवाब दूंगा और देखिए दर्शकों को बड़ा मजा आने वाला है। और लेकिन चर्चा की जो मैं तैयारी करके आया था, आपने एकदम से अलग कर दिया, लेकिन मैं उसको ले आता हूं, वापस ले आता हूं कि आपने कहा कि हम लोग लपक क्यों लेते हैं। देखिए मेरे कुछ सवाल हैं और उसके उम्मीद है कि कांग्रेस के मित्र जवाब देंगे। सैयद शोएब चौधरी जो कि एक बांग्लादेश के पत्रकार हैं और उनके खिलाफ एफआईआर हुई, कहां? बेंगलोर में, जहां पे कांग्रेस का शासन है। मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आया कि सैयद सलाउद्दीन शोएब चौधरी जो कि एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, फ्रीलांसर हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय कहा जा सकता है, भारत के तो नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, उनका जवाब आखिर कितने कड़वे सवाल थे कि कांग्रेस की सोनिया जी और राहुल जी उनके जवाब नहीं दे पाए। फिर एक अमृता सिंह है, जॉर्ज सोरोस के फंड से स्थापित एक व्यवस्था है, उसकी वो मुखिया हैं। तो अमृता सिंह किस संबंध से, किस कारण से मिल रही थी? फिर दूसरा कोइंसिडेंस, डी के शिव कुमार जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, बराक ओबामा और कमला हैरिस जो है उनको एक विशेष निमंत्रण देती हैं। अब देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि उसके ठीक बाद राहुल जी भी चले जाते हैं। फिर तमिलनाडु के स्टालिन जी, वो भी इस समय अमेरिका में हैं, पता नहीं व्यक्तिगत कारणों से, आधिकारिक कारणों से है। दूसरा, उमर अब्दुल्ला भी मिल लेते हैं अमेरिकन डिप्लोमेट से, और एक जो है ओवैसी से भी एक अमेरिकन डिप्लोमेट मिल लेता है। अब देखिए कनेक्टिंग द डॉट्स दर्शक बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग तो खैर उसी विधा के महारथी हैं। मुझे तो आपकी बात ये एहसास करा रही है कि आप पूरी नजरें रखे रहते हैं राहुल गांधी जब जब वहां होते हैं कि उनके आगे पीछे दाएं बाएं और कौन कौन पहुंचा है, पहले से है या बाद में है? कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या करते हैं, देखिए फिर, अरे मतलब आपको राहुल शर्मा जी राहुल जी की इज्जत बढ़ रही है, आपको हजम नहीं हो रही है क्या? थोड़ा और तारीफ कर लेने दीजिए ना, थोड़े राहुल जी की और तारीफ कर लेने दीजिए मुझे। फिर मैं बताता हूं, एक अमेरिकी राजनयिक या एक अमेरिकी ब्यूरोक्रेट कह लीजिए है, उनका नाम है डोनाल्ड लू। वो पाकिस्तान में भी गए थे और वो बांग्लादेश में भी गए थे, फिर वो भारत में भी आए। तो आखिर ये सारी चीजें जो कोइंसिडेंस बनते जा रहे हैं। वैसे जो है अमृता से जब राहुल जी मिले थे तो वो ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने थे, अमूमन वो व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनते हैं। अब देखिए हम कितनी नजर रखते हैं इस पे, तो देशवासियों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रसन्न होना चाहिए कि राहुल जी जहां जाते हैं हम छाए की तरह से उनको देखते रहते हैं। लेकिन बात ये नहीं है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। राहुल जी पहले बालक बुद्धि जो है जवाब दिया करते थे। देखिए मैं सम्मान करता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे राहुल जी से मेरी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, मैं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और ये राजनीतिक केवल बात है, राजनीतिक विचारधारा मेरी है और राहुल जी की अलग है।
तो राहुल जी जब पहले जाया करते थे तो वो जो है क्या बोलते हैं, ओखली में नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते थे। अब आजकल जो राहुल जी जा रहे हैं वो पैर पे नहीं, कुल्हाड़ी पे ही पैर मार रहे हैं। उनके वक्तव्यों को देख लीजिए। अब सैम सत्यनारायण पित्रोदा जी जिस प्रकार से उनका इंट्रोडक्शन कराए, अरे भाई हमारा कोई गया था क्या वहां पे काला झंडा दिखाने के लिए? आपको किस बात का डर है कि आप पप्पू नहीं बताते हैं? अरे पप्पू थे तब तक तो अच्छे थे, या पप्पू से जब श्रेणी बढ़ गई तो स्थिति क्या हो गई इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। और जो मैंने अभी थोड़ी देर ये राजकुमार शर्मा जी के बोलने से पहले जो मैंने नामों को गिनाया है, प्रदीप जी नहीं, लेकिन प्रदीप जी नहीं, जब तक पप्पू थे तब तक बात अलग थी, लेकिन पप्पू से जब आगे बढ़ गए तो देखिए ना एनडीए की सरकार बन गई। 99 के पार कहां हुए, दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाए। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। आप लोग ऐसे ऐसे बोलेंगे तो मेरे पास भी है ना, मुझे भी बीच में थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, क्या करूं अब सर? आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो अपनी पार्टी का, मैं मेरा फर्ज निभा रही हूँ। मेरी भी कोई व्यक्तिगत दोस्ती दुश्मनी राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं है, पर मुद्दा ही ऐसा है। आप तो माइक डाउन करके बुलवा लिया करिए। आप बड़ी सभ्य, यहाँ के जो चैनल है बड़े सभ्य हैं, सबको बड़ा समान अवसर देते हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, हफ्ते भर कहीं और चर्चा करूं और एक बार आपके यहाँ चैनल में आ जाऊं तो वो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है निकल जाता है। कम से कम पूरा बोल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी से, लेकिन ठीक है नहीं, आपके फ्रस्ट्रेशन में बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे। नहीं, देखिए बहुत बढ़िया है। सब लोग देखिए क्या अच्छा होता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। अब आते हैं जी, देखिए जियो पॉलिटिक्स की अगर कोई बात की जाए तो कांग्रेस के नेताओं के बयान और इस तरह की बातें, हालांकि देश ऐसे अभी देखिए ऐसे कुशल नेतृत्व में है कि ये सब बातें कुछ होने हवाने वाली नहीं है। जो डीप स्टेट जो कांग्रेस के साथ मिलकर के काम कर रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, इनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। ये कितने भी घोड़े छोड़ लें, कितने भी घोड़े दौड़ा लें, भारत में और विदेशों में कुछ होने वाला नहीं है। राजकुमार जी सही कह रहे थे, उनके नेता, उनका काम है, वो अपने धर्म को निभा रहे थे, लेकिन सच्चाई जनता समझ रही है और जनता उसको झुटला नहीं सकती, और ये कांग्रेस पार्टी उसको झुटला नहीं सकती कि सच्चाई आज क्या है। वो जमाने लग गए कि एक हफ्ते बाद खबरें आती थी, आज फ्रिक्शन ऑफ अ सेकंड पे खबरें सबको पता लग जाती हैं, और राहुल जी कहां क्या बोलते हैं उसको उसका उत्तर क्या मिलता है, भले समाचार चैनलों में, माध्यमों में न बताया जाए, लेकिन जनता वो जान जाती है। आज डिजिटल तकनीकी के युग में जनता सब समझ जाती है। तो यह बहुत गहरी साजिश है। और वो तो देखिए मोमेंट, लाइटर मोमेंट में सैम सत्यनारायण पित्रोदा जी ने बोल दिया कि पप्पू नहीं है, पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। प्लस आपके चैनल ने लाइन ही ऐसी पकड़ी कि क्या वो पप्पू और हम उन्हें लपक लेते हैं। अरे वो विपक्ष के नेता हैं, उनका भारत के राष्ट्रपति के बाद 19वां नंबर आता है। कोई भोपाल में, मैं एक बार सीडीएस की परीक्षा देने के लिए गया था, तो वहां पे जब बच्चों को जिनको सेलेक्ट और रिजेक्ट किया गया उन पे बात बोला गया कि भाई, तो प्रदीप जी सही बात है ना। अभी आपने देखिए कौन कौन इस वक्त उनके आगे पीछे पहुंचा है उनके दौरे पे, वो कौन सी टी शर्ट पहने हुए थे जब वो मिले थे अमृता सिंह से, मतलब कितनी बातें आपको अपडेट हैं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी नजर तो रखती है राहुल गांधी पे, मतलब पहले भी रखते थे और अब तो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। राखी जी देखिए क्या होता है कि जब सरकार में कोई दल होता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो देश विरोधी शक्तियों पे पूरी नजर रखे। पूर्व जो आदरणीय थे, कभी कभी मजबूरी भी होती है प्रदीप जी, कभी कभी मजबूरी होती है कुछ लोगों पे नजर रखना। लड़ना है 2 फ्रंटों पे नहीं, हमें 2.5 फ्रंटों पे लड़ना है। सूचना तकनीकी के फायदे भी, नुकसान भी बहुत है, और राहुल जी जितने बेवकूफ दिखते हैं उतने हैं नहीं। अब मतलब ये तो गलत बात है, बेवकूफ तो मत बोलिए, तो बहुत असभ्य भाषा है, आपसे उम्मीद नहीं करती। मतलब आप लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को अब बेवकूफ कह रहे हैं, मतलब नहीं, मतलब सॉरी टू से यू प्रदीप जी, ये लैंग्वेज नहीं है, सॉरी। मैं मान लेता हूं, देखिए इसके लिए बहुत जिगर चाहिए। मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी होता, राहुल गांधी होते, XYZ कोई भी दिग्गज हो, मुझे नहीं लगता इस तरह से कोई पद पर है तो उनको कहा जाए। ठीक है चलिए, मैं स्लिप ऑफ द टंग के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। राहुल जी वो नहीं है जो मैंने कहा। राहुल जी बहुत बड़े, मैं सुन नहीं पाई, बहुत बड़े सर, सॉरी, उसके बाद वर्ड नहीं आया तो मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। खैर रविंद्र जी, क्योंकि आप तो हिस्सा हैं गठबंधन का समाजवादी पार्टी, बहुत सारी बातें आई हैं, और आपके तो जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के, वो तो 2 शहजादे कहलाए जाते थे, तो खैर उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, मामला यही हो रहा है कि कोई ना कोई स्टेटमेंट उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS और सरकार के लिए आता ही है। आज भी देखिए वो जिस तरीके से बोले, पहला दिन न जाने 2 दिन में और क्या बोल जाएंगे कि और भूचाल आ जाएगा, पहले दिन में ही इतनी बातें होने लगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं,
बेरोजगारी पर बात करते हैं, गरीबी पर बात करते हैं, प्रोडक्शन नहीं है, डिपेंडेंसी पूरी मेड इन चाइना पर है। सारी बातें ठीक है उनकी, समझ सकते हैं कि वो गए हैं अमेरिका में तो वो बात कर रहे हैं भारत के इकोनॉमी पर। लेकिन जहां तक बात सरकार की आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की उनने बात रखी, ठीक है, तो इस तरह से बोलिए, बताइए, सीधा सीधा नाम क्यों ले लेते हैं जाकर, सीधे आरएसएस, बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर, मतलब क्यों? मत करिए ना, ऑलरेडी इतनी चीजें हैं उनके पास बोलने करने के लिए। अगर ऐसा ना करें जैसा आपने कहा, श्री राहुल गांधी जी ऐसा ना करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि विदेशी मीडिया में सब कुछ उससे बहुत ज्यादा है जितना राहुल गांधी जी ने बोला। अरे तो वो क्यों बुरे बन रहे हैं सर? वो बोल देते हैं, बीजेपी की नजर है ही, आपने भी सुन लिया कितनी नजर है कि कुछ बोल दें और मौका मिल जाए, फिर वो ऐसे ही प्रचारित करेंगे कि छवि खराब करते हैं, भारत का अपमान हो गया, राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं भारत की गरिमा को गिराते हैं। ये ठप्पा लग रहा है ना उनपे। कम से कम भारत की राजनीति में एक साहसिक व्यक्ति तो है जो देश और विदेश की धरतियों से ऐसा बोले, और उनके बोलने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी असहज होती है। पूर्व में भी देखा जा चुका है, उनके ऊपर फर्जी केस चलाया गया, उनका सांसद पद से हटा दिया गया, उनके घर को छीन लिया गया, लेकिन वो फिर वहीं पर हैं जहां पर थे। आते हैं जो राहुल गांधी जी ने बोला है, उसके 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु जो उन्होंने बोला है, जिसमें फोर्स दिया है, वो है कि भारत की जो मूल प्रवृत्ति है वसुधैव कुटुंबकम की है। इसमें उन्होंने बहुत फोर्स दिया है, और अगर हम वसुधैव कुटुंबकम नहीं करेंगे तो सारी उपलब्धियां हमारी दब जाएंगी। हम पहले से वॉच लिस्ट में हैं, और अगर हम वॉच लिस्ट से आगे भी बढ़े तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो सब खत्म हो जाएंगे, तो हमारी सारी उपलब्धियां धरी की धरी रह जाएंगी। तो उन्होंने इसमें बहुत फोर्स दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम पे रहें। दूसरा, उन्होंने जो फोर्स दिया है कि भारत की उत्पादन क्षमता बढ़े। हम बहुत बड़े इंपोर्टर देश हैं। उन्होंने जो भी फैक्ट्स फिगर बताए हैं, वो चाहते हैं कि हम एक बड़े एक्सपोर्टर देश बने। केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि आयात निर्यात घाटा 238 अरब डॉलर का है। मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत था, इस एक फिगर से खत्म हो जाता है। तीसरा, वो बताते हैं कि रक्षा और हथियार के बाजार में जब वो अडानी का नाम लेते हैं, तो रक्षा और हथियार की जो मार्केट है भारत की करीब 18-19 अरब डॉलर की है। इसको अडानी को बेच देना चाहते हैं मोदी जी। इसका कैसे बता दें कि हथियार के क्षेत्र में अडानी हथियार बनाने लग गया है इजराइल की एक कंपनी के साथ मिलकर। इसीलिए भारत अपनी जो फिलीपींस सहमत नीति थी उससे इधर हटके इजराइल को समर्थन करता है। तो इससे भी राहुल गांधी जी उनको उस चंगुल से बाहर निकालना चाहते हैं, और चाहते हैं भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर कंट्री बन गया है हथियार का, तो इससे भी बाहर निकले इस चंगुल से। चौथा पॉइंट था चीन के चंगुल से बाहर निकले। चीन के चंगुल में हम ऐसे फंसे हैं कि हमारा जो टोटल आयात निर्यात घाटा है 238 अरब डॉलर का, इसमें 118 अरब डॉलर केवल चीन के पास में है, जिसको लेके अभी भारतीय जनता पार्टी वाले लंबी लंबी बातें करेंगे। तो हम 118 अरब डॉलर मतलब कि 30% के लगभग हम तो चाइना पे निर्भर हैं। चाइना पेन ना दे, चाइना कॉपी ना दे, चाइना हमें रॉ मटेरियल ना दे केमिकल्स का जिससे दवाइयां बनती हैं, तो हमारे वहां हाहाकार मच जाएगा। तो क्या हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं, या आत्मनिर्भर खाली जुमला से ही निकल के आएंगे? अगला और अंतिम है कि विदेशी और कर्ज से मुक्ति मिले। इस समय विदेशी कर्ज हमारे ऊपर करीब 663 अरब डॉलर का है। इसके बरक्स जो हमारी जो सेविंग्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग 682 अरब डॉलर है, लगभग दोनों बराबर है। तो अगर हम उत्पादन क्षमता अपनी बढ़ाएंगे, उत्पादन क्षमता बढ़ा के हम व्यापार तभी कर पाएंगे जब वसुधैव कुटुंबकम के रूप में हम एक्सेप्ट किए जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। तो जो उन्होंने मैसेज दिया है, ऐसा नहीं कि उनके मैसेज भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है, उनके मैसेज को डाइल्यूट करना चाहती है, लेकिन ऐसा होके रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी की जो अडानी समर्थक नीतियां हैं, व्यापारी समर्थक नीतियां, वो सफल होंगी और हम लोग अपने इस मिशन में आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद। ठीक है, चलिए उचित जी मुझे सुन पा रहे हैं? उचित जी
जी आवाज आ रही है आपकी? हाँ उचित जी, दो बातें महत्वपूर्ण है। देखिए अभी रविंद्र जी ने भी बहुत सारी बातों को रखा, ये सारी चीजें मुझे पता हैं, हम सबको पता होंगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में अब से 2-3 बार इस बात को रख दिया कि वो प्रोडक्शन पर बात कर रहे थे, वो मेड इन चाइना की बात कर रहे थे, वो देश की इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, सारे मुद्दों को उन्होंने रखा, वो एक अपनी अलग जगह बात है। मतलब द वे कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने देश के लिए, यदि कोई कमियां भी हैं तो हम उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैटर करता है। लेकिन क्या वाकई में ये सही है कि उनका वहां जाना हर बार, और जिस तरीके से निशाने पर पीएम मोदी आ जाते हैं, बीजेपी आरएसएस आ जाती है, और ये ठप्पा लग जाना हर बार की तरह, जैसा कि इस बार भी देखिए वही हो रहा है कि राहुल गांधी जब जब विदेश दौरे पर होते हैं वो कहीं ना कहीं देश का अपमान करते हैं और चर्चाएं यहाँ सबसे ज्यादा होती हैं। तो क्या उनका जो बयान है, उनकी जो बातें हैं वहां जाने के बाद, और अब तो वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो क्या उनका ये कहना ठीक था, या फिर वो किसी अलग तरीके से बोल सकते थे, या फिर ये एक राजनीति है और इसीलिए ये बयानबाजियों को इस तरह से ये एक दूसरे को लपकने की कोशिश करते हैं? आखिर जी अब बिल्कुल खुल के राजनीति होने लगी है। आप देश में रहे, विदेश में रहे, कहीं भी रहे, जमीन में रहे या आसमान में, अब खुल के राजनीति होने लगी। पहले ऐसा नहीं होता था। आप पुरानी बातों को अगर देखें तो इस तरीके के बयान हमारे नेता प्रतिपक्ष या नेता भी जाते थे तो नहीं होता। अब हर कुछ इवेंट है, चाहे वो मोदी जी विदेश में जाए तो भी इवेंट है, राहुल जी अगर जा रहे हैं तो भी इवेंट है। हकीकत में ये है कि राहुल की उत्तर से दक्षिण यात्रा हो चुकी है, पूरब से पश्चिम यात्रा हो चुकी है। अब ये विदेश, तमाम विदेश जगह जाके वो भी एक उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है कांग्रेस की। हकीकत में ये है कि आखिरी में भारतीय जनता पार्टी राहुल को हीरो बनाने में कामयाब हो गई। वो कितना भी रोकना चाहते थे, आखिर वो हीरो बन ही गए। बहुत हद तक उन्होंने कोशिश की कि पप्पू रहे, पप्पू रहे, पप्पू रहे। अभी जो तकरीर दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैस जी, में सुन रहा था, काफी लंबी तकरीर थी उनकी, वो भी पप्पू। आखिर उन्हें ये बयान कौन दे रहा है कि उन्होंने देश को बदनाम कर दिया, देशद्रोही? शिवराज सिंह या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कह रहे हैं, आम आदमी तो नहीं कह रहे। तालियां बज रही थी, कल आप सुनते, तालियां बज रही थी वहां पे जब वो बयान अपना बातें कर रहे थे। उन्होंने वही बातें की जो आम आदमी और हिंदुस्तान का हर आदमी इस बात से भले बोलने से डर रहा हो, लेकिन महसूस तो आम इंसान भी कर रहे हैं, आम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान भी कर रहे हैं, और संघ भी कर रहा है। और ये जरूरी भी है कि अगर देश में चर्चा हो या विदेश में चर्चा हो, तो कहीं भी चर्चा हो, और अगर वो यहाँ इंडियंस हैं तो उनको देश की सही स्थिति, सही आकलन, सही राजनीति लाजिमी है। और किसी भी शख्स को अगर वो कहीं जा रहा है तो सच्चाई से रूबरू करा रहा है। क्या गलत बोला है राहुल गांधी ने? मैं इसे नहीं मानता कि किसी तरीके के, वो अपने लोगों से चर्चा कर रहे थे, वो उनके साथ में बैठे थे, वो उन लोगों से बातें कर रहे थे जिनका इंडिया से सरोकार है। वो संसद में भाषण नहीं दे रहे थे, वो किसी संसद में नहीं थे कि किसी अंग्रेज के सामने बैठ के वो बयान नहीं कर रहे थे, अपने देश की बुराई नहीं करते। देशद्रोह आप अगर देशद्रोह है, और शिवराज जी इतने सीरियस मंत्री हैं, इतने सीनियर मंत्री हैं, और बड़े सीनियर 3-4 बार आप सीएम रह चुके हैं, और आप बोल रहे हैं देशद्रोह किया है, तो ठीक है, वो दिल्ली आए तो उनको गिरफ्तार करवा लीजिएगा। कोई संजीदगी है बयानबाजियों में? भाई ठीक है, आप जाके वो मोदी जी जा रहे हैं, पूरा इवेंट करा रहे हैं, 7 दिन पहले एक इवेंट कंपनी चली आती है, पूरा मैनेज करती है, तो सब ठीक है। ये अगर जाके किसी से चर्चा कर लिए तो गलत है। ये आखिर देशद्रोही, अब मैं नहीं मानता कि उनके खिलाफ किसी तरीके के उनको देशद्रोही बोला जाए या अपनी फजीयत वो खुद करवा रहे हैं, नहीं। उनको पप्पू बनाने की कोशिश थी, आज पप्पू नहीं है। आप कितना भी पप्पू बना ले, आखिर वो 19 में आपने कितना ही बना लिया, आज आखिर मैं वो इस सरकार को मैं से हम में ले आए ना। मैं मोदी सरकार, मैंने ऐसे किया, जो मैं से हम में आ गए ना। यही तो कहना है राहुल का कि हम में चलिए, अहम में नहीं। अहम में चल रहे थे आप, और चल रहे हैं, खत्म कर दिया ना आपके अहम, एक पप्पू नहीं। अगर पूरी की पूरी आप देखिए, आपके, मैं बहुत खिलाफत नहीं करता हूँ, लेकिन अहम जो आ गया है, जो इधर वर्तमान सरकार में, वो अहम मैं नहीं कह रहा, भाजपा के खुद के लोग कह रहे हैं, संघ कह रहे हैं। भाजपा में क्या दो फाड़ नहीं दिखते? क्या शिवराज सिंह, क्या बाकी लोग जो है वो अलग नहीं है? क्या नितिन गडकरी अलग नहीं है? बोल नहीं रहे, चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन देख तो सबको रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन खुल के उस पर बातें क्यों नहीं हो पा रही? ये क्या लोकतंत्र है कि डेमोक्रेसी है? कौन से नंबर में डेमोक्रेसी चल रही है? आप देखिए, डेमोक्रेसी का आकलन जब हैप्पी इंडेक्स देखते हैं, जब हम जर्नलिज्म का इंडेक्स देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इंडेक्स देखते हैं, तो डेमोक्रेसी का इंडेक्स आप देखिए 9वें नंबर में, 8वें नंबर में है।
नियर टू डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेसी के पास है हम, उसको भी देख लीजिएगा। वो किसकी वजह से है, क्यों है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो इन तमाम बातों पे भी संवाद और चर्चा होनी चाहिए, इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। अगर वो शख्स बोल रहा है, समझ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर वो इंडियन से बात कर रहे हैं और हकीकत रूबरू, और एक जो ऑरा बनाया जा रहा है कि एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ये जो छद्म चीजें चल रही हैं, जो वातावरण एक बनाया जा रहा है, अगर कोई आदमी सही बयान कर रहा है तो कोई गलत बात नहीं कर रहा है। कोई गलत चीज ऐसी नहीं है कि उन्होंने देशद्रोही की है या उन्होंने देश की फजीयत की है या देश के विदेशों में जाके वो किसी तरीके का गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं नहीं मानता इस चीज को। ठीक है, चलिए उचित जी वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से बयान आया, जिस तरीके से राहुल गांधी गए, अभी तो पहले ही दिन हुआ है, 2 दिन और बाकी हैं, लेकिन बार बार ये आरोप लगना या जो भी उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कहा, अभी जैसे उचित जी भी कह रहे थे कि भाई वो अपने लोगों के बीच में थे, वो इंडियंस हैं, वो एनआरआईज हैं, यदि वो कोई बात देश की स्थिति के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं, वो गलत नहीं था। ठीक है, ये चीज़ मैंने भी कही, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करिए, प्रोडक्शन पे बात करिए, लेकिन ले दे के जब सरकार पे हमलावर होंगे और आप सीधे सीधे बीजेपी, आरएसएस या प्रधानमंत्री मोदी पर आएंगे, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की उस तरह से छवि विदेशों में नहीं है? तो बीजेपी को तो बैठे बिठाए वो चीज़ मिलती है, वो तो आंखें गड़ाए बैठे ही है। राहुल गांधी कुछ बोले, प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ आए और वो कहीं ना कहीं से एक ठप्पा लगा दें उन पर कि आप इस तरह की बातें करके देश का अपमान करते हैं। तो ये कुल मिला के उनके बयान के क्या मायने थे, या सिर्फ ये सियासी रूप से बयानबाजी है, इसका कोई लेना देना नहीं था? राखी, 3 बातों को समझना होगा अभी जो डिबेट चल रहा है उसमें। एक तो 2014 के पहले की बात हम अगर देखते हैं तो भारत के जितने भी प्रधानमंत्री देश में जो भी रहे हैं, नरसिम्हा राव रहे हैं, इंदिरा गांधी रही हैं, राजीव गांधी रहे हैं, इसके अलावा अटल जी रहे हैं, तमाम लोग रहे हैं, तो विदेश की धरती पर कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई भी आदमी जा कर के हमेशा एक डेवलपमेंट की बात करते थे, इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, तमाम बातें करते थे। ये परंपरा 2014 से शुरू हुई है। 2014 के बाद से ऐसा लगने लगा है कि चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग गए हों या चाहे विपक्ष के नेता गए हों, अक्सर कुछ न कुछ ऐसी बातें निकल के आ जाती हैं। जब आप किसी पर कोई आरोप लगाओगे तो दूसरी तरफ से कुछ कुछ बातें ज़रूर आएंगी। तो ये जो दौर है, ये बात हम मानते हैं कि मान लीजिए अगर राहुल गांधी ने कुछ बोला और सतही स्तर पर बातें आ गई हों तो हो सकता है, लेकिन मुद्दे की बातें तो थी उसमें। लेकिन राहुल गांधी तब निशाने पर आ जाते हैं राखी, जब वो संघ और बीजेपी और संघ का नाम लेते हैं, जब प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई बात कहते हैं और भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत जो बताते हैं, और ख़ास करके जैसे बताया गया कि एनआरआईज के बीच में जो इंडियन हैं, हमारे जो लोग हैं, उनके बीच में चर्चा चल रही है देश की राजनीतिक हालात और उसकी व्यवस्था को लेकर के, तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाके बोलते हैं तो निशाने पर आ जाते हैं। प्रदीप जी का कहना बिल्कुल सही है कि हर जगह सफ़ेद शर्ट पहनते हैं, लेकिन एक जगह नीली शर्ट पहन लिए। अब जब इतना कीन ऑब्जर्वेशन है, और क्यों होगा? क्योंकि राहुल गांधी को ये मानते हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो कोई ऐसी बात करते हैं जो देशद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। अब देशद्रोही अगर बात आती है तो देखिए बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये बात सच है कि अगर आप हिंदुस्तान में आए, अगर ऐसी कोई बात है तो देशद्रोह पर तो बड़ा संगीन जुर्म है और इस पर मुकदमा चल सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोग जाते हैं और बोल के निकल जाते हैं। कौन देशद्रोही है कौन नहीं है, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति एक आती है राखी कि ये जो भूचाल आता है क्यों आता है, और इस तरह के बयान आते हैं तो क्यों आते हैं। अगर राहुल गांधी ने कुछ बोला तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लपकना ही है, क्योंकि उनके सामने राहुल गांधी के अलावा कोई नेता दिखता नहीं है। इसके अलावा अन्य नेता उतना मुखर होकर बोलते नहीं है, इसलिए राहुल गांधी निशाने पर रहते हैं। जब अब ये आपने देखा सैम पित्रोदा को बोलते हुए कि उन्होंने बोला कि अब राहुल गांधी पप्पू नहीं है, पप्पू बनाने में करोड़ों रुपया खर्च हुआ, ये उनका बयान है, वो हमारे चैनल की तरफ से कोई बयान नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप जितना ही ज़्यादा उनको फोकस करते हैं, तो राहुल गांधी को आप देखिए 2014 से लेकर 2019 और आज 2024 तक आते थे राहुल गांधी एक स्थापित नेता बनते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि राहुल गांधी को निशाने पर जब आप लेंगे तो राहुल गांधी जरूर कहीं न कहीं जनता के बीच में जरूर जाएंगे। अब चाहे उनकी अच्छी इमेज बना ले चाहे बुरी इमेज बना ले, जब तक उनकी इमेज एक तरह से पप्पू के रूप में बनाई गई तो निश्चित रूप से उनका जो है राजनीतिक ग्राफ गिरा। लेकिन अब राहुल गांधी एक एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, और अभी जो 2024 के चुनाव में काफ़ी कुछ सिनेरियो बदला है।
वो संविधान की बात करते हैं, वो अनेकता में एकता की बात करते हैं, यहाँ तक तो सही है। लेकिन जैसे ही संघ और बीजेपी पर आएंगे तो निश्चित रूप से निशाना उन पर साधेंगे, क्योंकि देश में जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की सरकार है। और अगर संघ पर आपने सवाल उठाया तो निश्चित रूप से राहुल गांधी बीजेपी और बीजेपी के निशाने से बच नहीं सकते हैं। और शायद यही वजह है कि अभी देखिए 2 दिन में और क्या क्या बोला जाता है और उस पर क्या क्या रिपार्केशन होता है, और आने वाले समय में राजनीतिक बयानबाजी को लेकर के क्या भूचाल आता है। वैसे तो कोई भूचाल आ नहीं रहा, लेकिन बयानों में भूचाल जरूर आएगा, एक दूसरे पर वार पलटवार होगा। और हमें लगता है कि अभी राहुल गांधी 2 दिन में उन पर क्या बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको किस तरीके से लेती है, या जिस तरह से उनका प्रयास है कि वो किसी तरह से जो है पार्टी को कटघरे में खड़ा करें या प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो इसका उत्तर भी उनको मिलेगा। अगर आप किसी पर आरोप लगाओगे तो उसका उत्तर जरूर दूसरा पक्ष देगा। तो शायद यही वजह है कि आज के जो बयान है उनको टेक्सास में जो उन्होंने लोगों से संवाद किया है और उसके बाद की जो परिस्थितियां निकली हैं, तो आप देख रही हैं कि देश में किस तरह की बयानबाजी हो रही है और किस तरह की बात आ रही है। लेकिन हमें लगता है जनता को बहुत कुछ इन चीज़ों का से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल। राजकुमार जी, हाँ, अपनी बात रखिएगा। आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट किया आपने? हाँ, अब बोलिए। आवाज आ रही राखी जी? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। राखी जी, मैंने पहले भी निवेदन किया, भारतीय जनता पार्टी जितना कांग्रेस पार्टी को कोसेगी, जितना राहुल गांधी जी को कोसेगी, उतना ये नीचे आती जाएगी। ये अब तक के जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, परिणाम हुए हैं, वो दिखा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं कि आप देश को संभालिए। देश के लोगों ने आप पे भरोसा किया है, सरकार भरोसा किया है। आप मणिपुर पे ध्यान दीजिए, महिला पहलवानों पे ध्यान दीजिए, विनेश फोगावट के ऊपर, अकेले के ऊपर ध्यान मत दीजिए। हिंदुस्तान की बहन बेटी के ऊपर ध्यान दीजिए। बंगाल की जो घटना घटी उस पर आप ध्यान दीजिए। राहुल गांधी और कांग्रेस का पीछा छोड़िए। जितना आप कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का पीछा करेंगे, उतना ही आप उल्टे मुंह की खाते जाएंगे और परिणाम दिखाते ऐसा कांग्रेस कैसे समझी है? ऐसा कांग्रेस किया करती थी पहले, इसलिए ऐसा कह रहे राजकुमार जी? मतलब मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि राहुल गांधी जब पहले कोई बयान देते थे प्राइम मिनिस्टर के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो हमेशा यही होता था कि बोलते ही क्यों हैं। सिर्फ इस लोकसभा में ही ऐसा देखा गया कि उनकी चुप्पी और उनका जिस तरीके से रखने का तरीका था अपनी बात को, उससे कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट मिला है। नहीं तो पहले वो भी जो है बिल्कुल ऐसा लगता था कि इधर से कोई काम हुआ नहीं और राहुल गांधी बोले और मतलब कहते ना कि सब गया। तो वही सीख मुझे लगता है आप भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सीख देना इसलिए जरूरी है कि ये देश सबका है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि देश केवल सिर्फ हमारा है, केवल हमारे कुछ राज्यों का है, केवल हमारे कुछ उद्योगपति मित्रों का है। जबकि राकेश जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, ये देश हम सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म सबका है। सभी जातियों का है, सभी भाषाओं का है, सभी राज्यों का है। यहाँ का व्यापार सबका है। बात ये मत कि बंगाल की बेटियां अलग है, मणिपुर की बेटियां अलग है, राजस्थान की बेटियां आपकी है, मणिपुर की बेटियां भी आपकी है, बंगाल की बेटियां भी आपकी है, और दिल्ली में जो पहलवान जो सड़कों में बैठी थी वो भी आपकी बेटी, हमारी बेटी है। और अयोध्या में जो हुआ था सर, वो भी, ये जितना इसको भी लेते चले हम, उतना ही आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और आप लगातार देख रहे हैं राखी जी, ये जो 2024 का चुनाव था, ये राम जी को लाने वाला चुनाव था, ये कृष्ण जी को लाने वाला चुनाव था। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने देखा, राम जी को लाए, हम खुश हुए। आप कृष्ण जी को लाए, हम और खुश हुए। लेकिन आप काला धन कब लाएंगे हमको पता नहीं, आप अच्छे दिन कब लाएंगे ये हमको पता नहीं, युवाओं को 2 करोड़ लोगों को कब रोजगार देंगे ये हमको पता नहीं। इसलिए हिंदुस्तान की जनता ने इनको ठिकाने लगा दिया और एनडीए सरकार बन गई। अब आप देखिएगा 2019 का चुनाव, अब जो 29 का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की गत और भी खराब होने वाली है। आप यूपी के हालात देख लीजिए। यूपी में इनके अपने मुख्यमंत्री हैं और यूपी का लोकसभा का परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाता है। देखिए, मुझे तो बस इतना जरूर पता है राजकुमार जी, अभी तो जो 4 राज्यों के चुनाव होने हैं उससे भी तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। 29 में तो बहुत वक्त है, अभी तो 4 राज्यों से पता चलेगा कि किसका पलड़ा कितना भारी है।
और देश की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि मुद्दे आजकल कहाँ अलग अलग होते हैं। आजकल तो विधानसभा में भी वो बात निकली और देश के लिए भी वही बात निकली। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी देश में कुछ कहेंगे तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, वो विदेश में जाके भी यहाँ की बात करेंगे तो फर्क तो पड़ता है। तो ये सारी चीजों पर नोटिस तो देश की जनता कर रही है ना, देश की जनता कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से सीटें छीन के और राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी को दे रही है। ये 400 पार जा रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन राकेश जी पूर्ण बहुमत से खुद भी नहीं आ पाए। मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में 25 पार जा रहे थे और केवल महज 14 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को समेट दिया। आप इससे अंदाज लगा ले कि देश का व्यक्ति डर रहा है, बोल नहीं पा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, खुल के बोलो मेरी तरह। अच्छा चलिए, एक छोटा सा सवाल है क्योंकि समय हो रहा है, उसके बाद में बिना किसी सवाल के सबको अपनी अपनी बात रखने का समय दूंगी। आप ही से एक छोटा सा सवाल है, जल्दी से बोलेगा। 2 दिन में कुछ और बोलने वाले क्या राहुल गांधी, कुछ और, मतलब क्योंकि उम्मीद सबको यही है। जब तक राहुल गांधी है, देश के आवाम की, देश की छोटी छोटी समस्याओं को लगातार वो देश में उठाते रहेंगे। राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत, मुझे बताओ वो समस्या है, मैं आपके लिए इस देश के प्रधानमंत्री से लोहा लेने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं देश की एकता अखंडता बनी रहे, हमारा देश दुनिया के लक्ष्य में अग्रणी हिंदुस्तान बने तो बेहतर होगा। चलिए प्रदीप जी, देश की समस्याओं पर और समस्याओं पर वो बात रखेंगे, ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार पर वो आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ होगा। कह रहे थे अभी राजकुमार जी लोहा लेने का काम करेंगे वो। तो राखी जी, उस पर गंभीरता दिखनी चाहिए ना। अगर आप सदन में होते हैं तो वहां पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक गंभीरता पूर्वक व्यवहार करेंगे और गंभीरता से बातें करेंगे। वो कोई रेगुलर पॉइंट नहीं होता है सदन में, बहुत महंगा पड़ता है वहां पे कुछ भी बोलना। तो वो कितना उसका आदर करते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे मैं जरा, भाई साहब ने एक शब्द का प्रयोग किया, उचित जी ने, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर, तकरीर शब्द मेरे शब्द को ना यूज कीजिए, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। आप कुछ और शब्दों, आप शब्दकोश के धनी है, ऐसे व्यवसाय में है कि आपका शब्दकोश बड़ा धनी होगा, लेकिन मैं आपके उस तकरीर शब्द की भर्त्सना करता हूँ। कृपया मेरे लिए वो शब्दों का प्रयोग ना करें बस। और आते हैं जहां तक कि राहुल जी की बात है, तो राहुल जी की देखिए, हमने बहुत उपमाएं दी, हमने बड़ी चर्चा की, पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम में 48 मिनट हो गया है। अब मैं उसको बड़ी गंभीरता से कहता हूं कि राहुल जी कब गंभीर होंगे इन चीजों को लेकर के। आखिर हास और उपहास का विषय क्यों बनता है भाई? खबर तो है, राजनीतिक विपक्ष के नेता हैं, कुछ भी बोलेंगे तो वो निश्चित तौर पे खबर बनेगी, चर्चा होगी, लेकिन आखिर 99 पे सिमट के क्यों रह गए? आपने इतनी बड़ी पोथी पढ़ दी 14 से लेकर 24 तक की, 3 आम चुनाव बीत गए, हम लोकतांत्रिक सबसे बड़ी व्यवस्था होने का दम भरते हैं, लेकिन उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने अपने राजस्थान की पीठ थपथपा ली। बहुत शुभकामनाएं आपको, लेकिन आखिर आप 99 के पार क्यों नहीं हो पाए? आखिर जनता नहीं चुना है ना। और जहां तक कि आप ये उत्तर प्रदेश की बात कह रहे थे, तो देखिए, लोग भूल जाते होंगे, लेकिन जो अफवाहें आपने फैलाई संविधान बदल जाएगा और जिस तरह से उसके बाद चुनाव के बाद की खबरें आई और जिस तरह के वीडियो आए, वो भी जनता नहीं भूलती है कि आखिर आपने किया क्या। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये समय बताएगा। और मैं एकदम उपहास नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन ये देश मेरा भी है, और अगर सदन में बैठा कोई सांसद अपना उपहास जानबूझ करके उड़वाता है तो मेरा भी धर्म बनता है कि उस उपहास को सही कटाक्ष करके, सही बात, सही फीडबैक दे करके उसको रोका जाए। आखिर 550 सांसद होते हैं और उसमें कोई इस तरह की हरकतें करे तो निश्चित तौर पे उस पर भी खबरें बनेंगी, और जनता आप स्वतंत्र है अपने अपने विचार देने के लिए, और उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा। उसके आप अगर एक बात बोलेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी। हम सभी अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, स्वीकार है, सबका सम्मान है, लेकिन अगर देश की गरिमा के साथ अगर कोई मजाक में खिलवाड़ करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, रविंद्र जी अपनी बात रखिएगा। सबसे पहले ये भारत की जनता समझती है और पूरा विश्व समझता है कि भारत का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी तक सीमित नहीं है। भारत बहुत बड़ा है, इन 3 संस्थाओं तक हम सीमित नहीं है। ये संस्थाएं जन कल्याण के काम की नहीं करेंगी तो उसका उपहास उड़ाया जाएगा, उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगर उसको राष्ट्रवाद से जोड़ना चाहते हैं तो उसको फर्जी राष्ट्रवाद कहा जाएगा। राहुल गांधी जी ने जो भी बातें कही हैं वो राष्ट्र के हित में कही थी, यहाँ की जनता के हित में कही थी, अपने संगठन के हित में भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि ना हमारी जीत है, ना राहुल गांधी की जीत है, ना कांग्रेस की जीत है। तो अगर उन्होंने ये बातें कही थी तो अपने को भी तटस्थ किया था, और इस प्रकार की बातें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रखी जानी चाहिए। इसके लिए हमें इंटरनेशनल फोरम भी मिलता है, यूएन में जाके, WHO में जाके हमें यूएन फोरम भी मिलते हैं,
वहां भी हम अपनी बात रखते हैं। तो इन बात को मजाक में करेंगे तो ये जो प्रदीप जी, एक बीजेपी मिनट। का प्रोपेगेंडा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन है, वो इसको चाहे जिस तरीके से प्रोड्यूस करे, अंत में वही हो गया कि राहुल गांधी जी ऐसा है कि अभी 99 कह रहे हैं तो ऐसा 272 भी पार करके आगे निकल जाए। जी धन्यवाद। चलिए ठीक है, आने वाले वक्त की बात है और फिलहाल तो 29 के इलेक्शन में बहुत टाइम है। अभी तो जो स्टेट के इलेक्शन है उसमें ही बहुत सारी चीजें मुझे लगता है समझ में आ ही जाएंगी। उचित जी, 2 दिन अमेरिका के और हैं और मुझे लगता है पहले दिन में इतनी चर्चाएं हो चुकी हैं, 2 दिन में ना जाने और क्या आएगा। लेकिन एक बात है कि बार बार जहां तक देश की बात हो रही है, देशद्रोह की बात आ जाती है, बहुत सारी चीजों को समझने की यहाँ जरूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना उधर से कोई समझना चाहता है ना इधर से कोई समझना चाहता है, तो ऐसे तो कुछ होगा नहीं। और फिर एक बात आ जाएगी कि जनता फिर वाकई में सच में इन सब चीजों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती। वो देखती है कि मुद्दों पे और उस पर क्या बात हो रही है वो उस पर चलती है, लेकिन मैसेज अच्छा नहीं जाता, इसलिए इनको थोड़ा सा समझना चाहिए। नहीं, देखिए, जनता को जो समझना है वो समझ रही है। आप जो कहेंगे समझेगी आगे नहीं, वो समझ चुकी है कि देश में हमारी बुनियादी सवालों पे, बुनियादी समस्याओं पे, बेरोजगारी पे, ये अर्थनीति पे ये कोई चर्चा नहीं होती। बुनियादी सवाल गायब हो चुके हैं, इसलिए जनता सब समझ रही है। आप जो कह रहे हैं ना कि आगे समझेगी नहीं, वो समझ रही है अभी से। तो जनता बहुत स्मार्ट है, उनको सब समझ में आ रहा है। हकीकत ये है राकेश जी, अंत में मैं अपने शब्द में यही कहूंगा कि ये छवि प्रबंधन का पूरा कार्य चल रहा है। कांग्रेस अपनी छवि बनाने में लगी, 10 साल से मोदी जी अपनी छवि बनाने में लगे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से एक व्यापक मार्केटिंग की जा रही थी, उसको अब राहुल गांधी कर रहे हैं। कुल मिला के ये केवल एक विदेश यात्रा नहीं है राखी, आप देखिएगा कि ये आने वाले समय में कई विदेश के दौरे होंगे। ये वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वापस कांग्रेस की छवि को एक बूस्टअप करने का ये कांग्रेस का अपना प्रयास है। और इस तरीके के ट्रैप में, इस तरीके के बयान से मैं कहूंगा कि भाजपा इस ट्रैप में फंसी है। हकीकत ये है, नो डाउट कि उन्होंने संघ के ऊपर और जो स्थिति है भाजपा के ऊपर उनका कसर है, क्योंकि अब तो उनको रिकग्नाइजेशन मिल गया है ना, वो एलओपी है, उनको रिकग्नाइजेशन मिल गया है। पहले वो नहीं था, आप चाहे कितना भी पप्पू बनाए, लेकिन वो नहीं थे। हमने भी इस देश में, आप देखिए कि मैं माफी भी चाहूंगा कि बैस जी को थोड़ा सा बुरा लगा कि मैंने तकरीर बोला था। हकीकत ये कि जिस तरीके से वो इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छे से प्रस्तुतिकरण उनके, क्योंकि वो जिस पार्टी से आते हैं उसमें प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अटल, अडवाणी, सब एक बड़े बड़े प्रवक्ता वहां उस पार्टी से आए हैं। उसी पार्टी के कोई लोग अगर यहाँ स्टेज में किसी एलओपी को बेवकूफ बोले तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो भी थोड़ा सा दर्द होता है। माफी चाहूंगा, इन सब तो सब बुरा लगा होगा, लेकिन ये पूरे की पूरे जो जगलरी हो रही है या जादूगरी हो रही है, ये केवल और केवल हकीकत में साफ सुथरी बातों में ये केवल मार्केटिंग है। पहले जो पक्ष में थे वो कर रहे हैं, अब जो विपक्ष में। ठीक है, उचित जी रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप जल्दी से अपनी बात मैंने स्लिप ऑफ द टंग के लिए मैंने उसी समय क्षमा प्रार्थना कर ली थी, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। हाँ प्रदीप जी, मैंने तो सुना था, इसलिए मैंने उस चीज को नहीं उठाया फिर। ठीक है, ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए राखी, जो अभी तकरीर की बात और सारी बातें आ रही हैं वो तो खैर अपनी जगह पर हैं। मेरा सिर्फ इसमें ये कहना है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, कुछ बोलते हैं और उसका रिपार्केशन होता है हिंदुस्तान में। होता किनके द्वारा है? जो सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी। वो अक्सर इन बातों को उठाने में से चूकते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी संघ का नाम लिए बिना उनका कोई जो है वो जो है स्टेटमेंट पूरा नहीं होता है। और जब नहीं होता तो चाहते हैं, जैसे जहाँ तक ट्रैप होने की बात कही जा रही थी, आपने देखा होगा कि वो लोकसभा चुनाव में किस तरह से घुमा फिरा रहे थे वो चीज़ों को, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसके पीछे एक रीज़न था। वो जो राहुल गांधी जो स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और मुखर करें, और शायद उनकी स्ट्रैटेजी होगी। आपने देखा होगा कि 2014 के पहले और उसके बाद की जो परिस्थितियां हुई हैं, राहुल गांधी 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत की व्यवस्था की। अब वहाँ पर पता चला कि कांग्रेस युक्त जो भारतीय जनता पार्टी होने लगी, वहाँ पे बहुत सारे नेताओं की आमद हो गई। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी सारी भाषा को भी धीरे धीरे समझ गए। निश्चित रूप से कुछ न कुछ मैच्योरिटी बढ़ती जा रही, जैसा लोग पहले बोलते थे कि मैच्योर नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि एक एलओपी होने के नाते, और आप समझिए विदेशों में एलओपी की क्या स्थिति है, एक बड़ा संवैधानिक पद होता है एलओपी का। हो सकता है हमारे हिंदुस्तान में इन सारी चीज़ों को एक दूसरे पर कटाक्ष करके लोग
किसी भी पद की गरिमा गिराने का काम करें, चाहे प्रधानमंत्री जी की गरिमा का अगर कोई गिराता है वो भी ठीक नहीं है, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता गिराता है वो भी ठीक नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और जहाँ तक जनता का सवाल है राखी, जनता सब समझ रही है। जनता को इन बयानों में हमको लगता अब कोई रुचि नहीं रही। रुचि उनको है जो पार्टी विशेष के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे अन्य दलों के हों। तो उनकी रुचि जरूर है, लेकिन आम जनता को तो अपनी ज़रूरतों और अपनी जो है परेशानियों से उनको निजात मिलनी चाहिए और उस पर उनका ध्यान है। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय हो गया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 2 दिन के और जो दौरे बाकी हैं, अमेरिका में हैं राहुल गांधी, और वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, यदि देश के लिए बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वो अपने लोगों के बीच में, एनआरआईज के बीच में वो बोल सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो बयानबाजी है, इसके सियासी मायने भी निकालने की यदि कोशिश की जाए इस पूरे चर्चा के भी माध्यम से, तो एक बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ कह रहे हैं, यहां से उनको कुछ कहना है, यहां बीजेपी को पलटवार करना है। यदि ये कुछ कहते हैं तो वहां से पलटवार होता है। तो सिर्फ एक राजनीतिक रूप से चीजें हैं, लेकिन बहुत गंभीरता से फिर भी मुझे लगता है सोच समझ के बात करने की जरूरत है। अब और 2 दिन में क्या आता है फिर उस पर चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।